गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का ग्रेविटी पॉइंट ऑफिशियल चैनल में स्वागत है। मैं सुरेश दुबे मानचित्र द्वारा विश्व के भूगोल की सीरीज के अंतर्गत आज आप लोगों के साथ पूर्वी एशिया के विषय में चर्चा करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं प्रमोट करें, जिससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक समय समय पर उपलब्ध हो सके। प्रत्येक वीडियो का पीडीएफ मटेरियल भी टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, आप उसे वहां से डाउनलोड करें, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों को प्रैक्टिस सीरीज, मानचित्र द्वारा विश्व के भूगोल की सीरीज, इन्वायरमेंट इकोलॉजी की सीरीज, साथ में कॉन्सेप्ट ज्योग्राफी की सीरीज और क्विज टाइप के प्रश्न भी उपलब्ध हो रहे हैं। तो आप इन सभी मटेरियल का भरपूर लाभ उठाएं और अपने एग्जाम को बेहतर करने का पूरा प्रयास करें। हमें आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में संलग्न होंगे। आइए आज हम प्रारंभ करते हैं पूर्वी एशिया मानचित्र के विषय में। पूर्वी एशिया के विषय में अगर हम बात करें तो सबसे पहले यह देखना है कि पूर्वी एशिया का प्रादेशिक जो भूगोल है इसके अंतर्गत क्या है। पहले इसका हम ओवरव्यू लेते हैं। पूर्वी एशिया का जो पूरा अगर हम एरिया देखें तो लगभग 11.76 मिलियन वर्ग किलोमीटर है और इस प्रदेश में लगभग 1.5 बिलियन से अधिक लोग रहते हैं। पूर्वी एशिया यूरेशिया के पूर्वी भाग का प्रदेश है। इसकी चर्चा हम लोग पहले एपिसोड में ही कर चुके हैं। साथ में देखें तो पूर्वी एशिया एशिया के कुल क्षेत्रफल का लगभग 27 भाग घेरे हुए है, अर्थात लगभग 1/3 पर पूर्वी एशिया विद्यमान है तथा यहाँ एशिया की कुल जनसंख्या का लगभग 45% भाग निवास करता है। इसे अन्य नामों से भी जाना जाता है, किसको? पूर्वी एशिया को। जैसे यूरोपियन लोग इसको कहते हैं सुदूर पूर्व अर्थात फार ईस्ट, लेकिन किसके द्वारा कहा गया है? स्पेट महोदय के द्वारा कहा गया है। साथ में अगर बात करें जापान, यहाँ स्पेट द्वारा क्या कहा गया है? यहाँ पर चीन। जापान द्वारा, जापान के जो जैविक कृषि हैं इन्होंने क्या कहा इसे? जापान कहा है, जबकि गिन्सबर्ग ने क्या कहा इसे? पूर्वी एशिया। तो अलग अलग नाम यहाँ पर दिए गए हैं। सुदूर पूर्व यहाँ पर स्पेट द्वारा चीन, फिर यहाँ पर जापान का नाम दिया गया है जैविक कृषि के द्वारा तथा पूर्वी एशिया दिया गया है गिन्सबर्ग के द्वारा। तो ये सब हमको नहीं जानना ज़्यादा विशेष है, बस ज़्यादा तो ये जानना है कि इसको हम फार ईस्ट भी कहते हैं और इसको पूर्वी एशिया का नाम दिया जाता है। साथ में अगर बात करें कि इसकी चीनी संस्कृति तथा मंगोल जाति है अर्थात यहाँ की जो जाति है कैसी है? मंगोल है और संस्कृति कैसी है? चीनी है। यह शीतोष्ण जलवायु है, अर्थात पूरा जो पूर्वी एशिया है यह शीतोष्ण जलवायु वाला प्रदेश है। यह सघन निर्वाह कृषि प्रदेश है, यहाँ पर जो कृषि होती है सघन है। साथ में यहाँ भूमि प्रयोग के लिए चावल मुख्य फसल है, अर्थात इस क्षेत्र में चावल की फसल मुख्य रूप से उगाई जाती है। यह विशाल कृषि, औद्योगिक तथा मानवीय क्रियाओं के संसाधन के प्रदेश है। तो यह इसका एक ओवरव्यू था, अर्थात पूर्वी एशिया का एक सामान्य परिचय है। साथ में अगर हम बात करें यहाँ पर जो पूर्वी एशिया यहाँ पर देख रहे हैं, ये सब जो सेक्शन है ये सब पूर्वी एशिया के ही सेक्शन में आते हैं। ये वाला सेक्शन पूर्वी एशिया के क्षेत्र में आता है। तो इसी के विषय में यहाँ पर लिखा है कि जो इसका विस्तार है ये कहाँ से कहाँ तक है? 21 डिग्री उत्तर से लेकर के 54 डिग्री उत्तर तक फैला हुआ है। साथ में अगर देखें इसका जो देशांतरी विस्तार है 74 डिग्री पूर्व से लेकर के 146 डिग्री पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। इसके पूर्व में प्रशांत महासागर है, इसके उत्तर में रूस है, कजाकिस्तान है। इसके उत्तर में कौन है? रूस, कजाकिस्तान का मध्यवर्ती एशियाई संघ, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान तथा अफगानिस्तान के भाग आते हैं। और इसके पश्चिम में कौन आता है? पाकिस्तान आता है। इसके दक्षिण में कौन आता है? भारत है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, लाओस है और वियतनाम। इसको आप मैप में देख सकते हैं कि यहाँ पे कह रहा है कि इसके उत्तर में जो है रूस है, यहाँ पर कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, किर्गिस्तान, ये सब इसके नाम यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है। साथ में यहाँ पर अफगानिस्तान का भी नाम आ जाता है। लेकिन अगर इसके पश्चिम में बात करें तो कौन आता है? यहाँ पर पाकिस्तान आता है। लेकिन अगर इसके दक्षिण में बात करें तो दक्षिण में भारत आता है, नेपाल आता है, फिर यहाँ पर भूटान है, म्यांमार है, वियतनाम है, थाईलैंड है और यहाँ पर इनके नाम हमको ध्यान में रखने हैं। तो इसी के विषय में लिखा है कि यह जो क्षेत्र है इसके उत्तर में कौन है, इसके दक्षिण में कौन है, इसके पश्चिम में कौन है। तो यहाँ पर कुछ प्रमुख देश हैं जो इससे संबंध रखते हैं पूर्वी एशिया से। पूर्वी एशिया में कौन कौन से देश हैं? चीन है, जापान है, भूटान है, उत्तरी कोरिया,
दक्षिणी कोरिया, मंगोलिया तथा ताइवान से मिलकर के बना है। तो यहाँ पर आप सबको देख सकते हैं, मंगोलिया है, चाइना है, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, जापान, फिर यहाँ पर ताइवान और साथ में यहाँ पर हम कहते हैं भूटान। इन सब से मिलकर के कौन बना है? यह आपका पूर्वी एशिया का सेक्शन बना हुआ है। यहाँ पर अगर हम बात करें कि पूर्वी एशिया के देशों में भौगोलिक, राजनीतिक तथा आर्थिक विभिन्नताएं विद्यमान है, फिर भी यहाँ के लोगों में समान कृषि पद्धति है। कृषि का जो यहाँ पर प्रकार है वो भी समान है, परिवार की प्रणाली भी समान है, यहाँ के रस्म और रिवाज भी समान तरीके से प्रयोग किए जाते हैं, जबकि यहाँ पर विभिन्न प्रकार की विषमताएं विद्यमान है, अर्थात अनेकता में एकता भी यहाँ पर देखने को मिलती है। साथ में अगर हम डिस्कस करें पूर्वी एशिया की जो संरचना है, स्ट्रक्चर ऑफ ईस्ट एशिया, तो यह स्पष्ट होना चाहिए कि पूर्वी एशिया जो है मुख्यतः प्राचीन चट्टानों से बना है। किससे बना है? प्राचीन चट्टानों से बना है। और संरचना के आधार पर इसके 3 भाग विद्यमान हैं। एक जो है उत्तरी प्राचीनतम भूभाग जो पूर्व कैम्ब्रियन चट्टानों से बना हुआ है, अर्थात पूर्व कैम्ब्रियन का तात्पर्य होता है आर्कियन युगीन। साथ में टर्शियरी पर्वत जो टैथीस भूसन्नति में उत्थान के कारण बने हैं, जिसको हम अल्पाइन सीरीज कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्पाइन सीरीज। ये भी पूर्वी एशिया में विद्यमान है। साथ में प्राचीनतम समप्राय मैदान जो दक्षिण भाग में अपरदन से बने हैं, अर्थात पठारों पर जो मैदान निर्मित हुए हैं, ये प्राचीन समप्राय मैदान है, अर्थात इरोजनल प्रोसेस से इनका फॉर्मेशन हुआ है। साथ में अगर हम बात करें यहाँ का जो धरातलीय स्वरूप है उसके विषय में, जो फिजियोग्राफी है, यह प्रदेश कुछ विशाल मैदानों के साथ पर्वतीय प्रदेश है, अर्थात यहाँ पर मैदान भी है और पर्वतीय प्रदेश है। एक विषम भू संरचना तथा विशाल क्षेत्रफल के बावजूद पूर्वी एशिया को निम्नलिखित धरातलीय प्रदेशों में बांटा जा सकता है, अर्थात यहाँ की जो भूभाग है, यहाँ पर पर्वत श्रेणियाँ भी हमको देखने को मिलती हैं, पठार भी देखने को मिलता है, जलोढ़ मैदान भी देखने को मिलता है और द्वीपों की श्रृंखलाएं भी देखने को मिलती हैं पूर्वी एशिया में। अब यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं जो पर्वतीय श्रेणियाँ हैं, यहाँ पर कौन कौन सी पर्वतीय श्रेणियाँ हैं जिसके विषय में हमको ध्यान में रखना होगा। तो पूर्वी एशिया की पर्वत श्रेणियाँ जो हैं पामीर गांठ से निकलती हैं, जिसे संसार की छत कहते हैं। किसे संसार की छत कहते हैं? पामीर की गांठ को, अर्थात यहीं पर है हमारा तिब्बत का पठार। ठीक, यहाँ से कई श्रेणियाँ विभिन्न दिशाओं की ओर जाती हैं और इसी में है सबसे पहली श्रेणी जिसका नाम है हिमालय पर्वत। हिमालय जो श्रेणी है पामीर घाट से दक्षिण पूर्व की ओर जाती है। यह पहले आप लोकेशन देखिए, ए हिमालय है, यहाँ पर ए मिलता है पामीर की गांठ, यहाँ से दक्षिण पूर्व की ओर जाती है पामीर की हिमालय की संरचना। उसी के विषय में लिख रहा है कि हिमालय जो है, हिमालय श्रेणी पामीर घाट से दक्षिण पूर्व की ओर जाती है। यह पूर्वी एशिया तथा दक्षिण एशिया के मध्य सीमाएं बनाती हैं। यह भारत तथा चीन के मध्य जलवायविक, राजनीतिक तथा आर्थिक पुल का काम करती है, अर्थात इसके दोनों तरफ के क्लाइमेट में, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में और इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर में डिफरेंस देखने को मिलता है, लेकिन इन दोनों के मध्य सेतु का काम यही हिमालय ही करता है। यह विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पर्वत है और यहाँ की सर्वाधिक ऊंची जो चोटी है उसका नाम है माउंट एवरेस्ट, जो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। और यह हिमालय जो है, यह पर्वत जो है किस प्रकार का है? नवीन मोड़दार पर्वतों से संबंध रखता है, अर्थात अल्पाइन युगीन है। कैसा है? अल्पाइन युगीन है। ठीक है, इसके विषय में हम बहुत व्यापक चर्चा करेंगे भारतीय भूगोल के अंतर्गत कि हिमालय में और कौन कौन सी संरचनाएं विद्यमान हैं। साथ में अगर हम बात करें दूसरी जो स्ट्रक्चर है इस पामीर की गांठ से, उसका नाम है कुनलुन श्रेणी। तो कुनलुन जो पठार है, कुनलुन जो माउंटेन है, यह पामीर गांठ से पूर्व की ओर, आप पहले कुनलुन को देख लीजिए, यहाँ पर ए पामीर की गांठ है, यहाँ से पूरब की तरफ ए है कुनलुन सान। इसी के विषय में डिफाइन करना है। कुनलुन सान जो है, यह इसके विषय में देखिए लिखा क्या है कि कुनलुन पर्वत श्रेणी है तथा यह चीन के सिंगलिन सान पर्वत से मिल जाती है। इसका तात्पर्य एक कहाँ मिलती है? तो यहाँ पर आपको मिलता है सिंगलिन सान। यह इस प्रकार से फैली हुई है और लास्ट में इसकी जो श्रेणी मिलती है ये सिंगलिन सान। तो वही कह रहा है कि यह सिंगलिन सान से मिल जाती है। साथ में लिखा है कुनलुन से एक शाखा
पूरब की ओर जाती है, जो अल्तायन ताग, क्या, अल्तायन ताग के नाम से जानी जाती है, तथा यह पूरब की ओर जाती हुई नानसान पर्वतों से गुजरती है। इसका तात्पर्य है कि आप यहां पर कुनलुन देख रहे हैं, कुनलुन से एक श्रेणी यहां पर उत्तर की तरफ जा रही है, जो अल्तायन ताग है। कौन है? अल्तायन ताग एक। और इसका विस्तार कहां तक जाता है? नानसान तक। कहां तक जाता है? ये नानसान तक। तो यही कह रहा है, कुनलुन का एक तो विस्तार पूरब की तरफ जाता है सिंगलिन तक, और एक विस्तार जो उत्तर की तरफ जा रहा है, ये अल्ताइन ताग होते हुए नानसान तक फैला हुआ है। तो यही यहां पर लिखा गया है। साथ में अगर हम बात करें आगे, तो तियानसान जो पर्वत है, इसके विषय में हम देखते हैं। ये जो तियानसान श्रेणी है, यह पामीर गांठ से उत्तर पूर्व भाग की ओर फैली हुई है। तो पहले तियानसान हमको देख लेना है कि तियानसान कहाँ पे है। ये है तियानसान और ये है पामीर की गांठ। तो पामीर गांठ से एक श्रेणी इधर गई है दक्षिण पूरब, एक श्रेणी पूरब की तरफ गई है, एक श्रेणी जो है उत्तर पूरब की तरफ फैली हुई है। तो यहां पर है पामीर गांठ से उत्तर पूर्वी भाग की ओर तियानसान जो है पर्वत श्रेणी, जिसे चीन में उत्तर पर्वत, इसे चीन में अन्य नाम से भी जानते हैं, जैसे हिमालय के अन्य कई नाम हैं, उसी प्रकार इसे चीन में उत्तर पर्वत तथा पेईसान के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर से अगर हम बात करें, यह पर्वत श्रेणी पश्चिम से पूरब की तरफ, अर्थात उत्तर में जो इसका विस्तार है, अगर हम देखें तो पश्चिम से पूर्व दिशा में तथा उत्तर पूर्व की दिशा में, जैसे अल्ताइन ताग, सयान, हिंगन पर्वत माने जाते हैं। अर्थात इसी में अन्य पर्वत श्रेणियां हैं जो हमको ध्यान में रखनी है, और एक इसका पार्ट है, तियानसान का पार्ट है। कौन कौन है इसमें? अल्ताई है, सयान है और खिंगन है। तो यहाँ पर आप देखिएगा, ये तीनों यहाँ पर श्रेणियां देखने को मिलती हैं। यहाँ पर सबसे पहले आप देखिए, ये कह रहा अल्ताई, अल्ताई तो यहाँ पर है। फिर यहाँ पे कह रहा है सयान, सयान यहाँ पर है। फिर कह रहा है खिंगन। अब खिंगन जो है ये आपको यहाँ पर देखने को कौन मिलता है? यहाँ पर। लेकिन ये खिंगन दूसरा एक यहीं पर आपको और खिंगन का मिलता है, यहीं पर है। तो यहाँ पर तीन श्रेणियां मिलती हैं, एक है अल्ताई माउंटेन, एक है सयान और एक है खिंगन। तो यहाँ पर ये जो लिखा गया है कि उत्तर पूर्व की दिशा में फैली हुई हैं, और इनका नाम है अल्ताई, सयान तथा खिंगन पर्वत माने जाते हैं। साथ में कोरिया के उच्च प्रदेश, दक्षिण पूर्वी चीन का ताटुंग प्रायद्वीप पूर्वी एशिया के पर्वत श्रेणियों के भाग के अंतर्गत आते हैं, और इसी से पर्वत श्रेणियों का निर्माण होता है। साथ में अगर हम बात करें कि एक श्रेणी और है जिसका नाम है कराकोरम श्रेणी। वैसे कराकोरम के विषय में हम लोग डिस्कशन करते हैं भारतीय हिमालय के अंतर्गत, जब कंप्लीट चर्चा करते हैं तो वहाँ पर होता है कराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर है, और ये सब किसके पार्ट है? ट्रांस हिमालय के पार्ट हैं। फिर भी कराकोरम का इतना वर्चस्व है कि कराकोरम को हमको देखना पड़ता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। कराकोरम जो माउंटेन है, यहीं पर सबसे ऊंची जो पर्वत चोटी है उसका नाम है गाडविन अस्टी, और ये भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है तथा संसार का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। अगर आपसे कभी भी पूछा जाए भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, तो उसका नाम गाडविन आस्टिन है, अर्थात माउंट केटू है। यह कराकोरम का पार्ट है, अर्थात लद्दाख वाले सेक्शन में, जम्मू कश्मीर वाले सेक्शन में पाया जाता है, जो अब वर्तमान का लद्दाख वाला टेरिटरी आती है। यहाँ पर अगर आगे हम डिस्कशन करें तो कराकोरम आप देख सकते हैं, कराकोरम कहाँ पर है। यहाँ पर आप जब हिमालय में देखेंगे तो ये एक श्रेणी मिलती है जिसका नाम है कराकोरम, और इसी कराकोरम का जो तिब्बतीय विस्तार है उसी को हम क्या कहते हैं? कैलाश श्रेणी कहते हैं। काराकोरम का ही जो तिब्बत के पठार पर विस्तार है उसी को हम क्या कहते हैं? कैलाश श्रेणी कहते हैं। फिर अगर आगे हम देखें तो यहाँ पर कुछ पठार हैं जिसके विषय में हमको देखना है, क्योंकि पूर्वी एशिया में कुछ पर्वतीय क्षेत्र हैं तो कुछ पठारी क्षेत्र भी हैं। अगर हम पठारों की बात करें तो इसमें है ये पठार पर्वत श्रेणियों के मध्य, क्या ये पठार जो हैं पर्वत श्रेणियों के मध्य बेसिन माने जा सकते हैं। इसका तात्पर्य है कि चारों तरफ ऊंची ऊंची पर्वत श्रेणियां हैं, बीच में पठार है, तो उस पठार को मध्य बेसिन का नाम दिया जाता है। ये कौन कौन से हैं? इसमें मध्य एशिया में पठारों की एक लड़ी है। क्या है? मध्य एशिया में पठारों की एक लड़ी है जो पर्वतों से घिरी है तथा इसके किनारे पर मैदान विद्यमान है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर मैप में देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पर एक पर्वत श्रेणी चली गई है, एक पर्वत श्रेणी यहाँ चली गई है, एक पर्वत श्रेणी नीचे की तरफ है, तो बीच में पठार है
लेकिन इन सब की तुलना में यह लो लैंड एरिया है। कैसा है? लो लैंड एरिया है, इसलिए यह एक बेसिन हो जाता है। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए एक कुनलुन है और इधर आपका नानसान है और इधर आप देख रहे हैं आपका, तो यहाँ पर बीच में जो एक अब फिर पठार मिला, यह भी है तो पठार ऊंचा क्षेत्र, लेकिन फिर भी इन सब की तुलना में लोलैंड एरिया है, इसलिए भी एक बेसिन हो जाती है। इस प्रकार से यहाँ पर भी देखिए जुगरिन बेसिन है, क्योंकि इधर भी पर्वत है, इधर भी पर्वत है और इधर भी पर्वत है, तो पर्वतों से घिरा हुआ जो चारों तरफ से यहाँ पर आपको पठार मिल रहे हैं, ये सब बेसिन के रूप में विद्यमान है। तो यही यहाँ पर बताया जा रहा है कि मध्य एशिया में पठारों की एक लड़ी है जो पर्वतों से घिरी हुई है तथा इसके किनारे पर मैदान है। क्या है? मैदान है। ये महत्वपूर्ण पठार निम्नलिखित हैं। कुछ महत्वपूर्ण पठार की यहाँ पर चर्चा की जा रही है। एक तो सबसे पहला जिसका नाम है तिब्बत का पठार, और ये तिब्बत का पठार जो है आप इसको यहाँ पर लोकेट कर सकते हैं। तिब्बत के पठार के विषय में अगर हम डिस्कशन करें तो बहुत बेसिक यहाँ पर जानकारी होनी चाहिए कि इधर हिमालय है, इधर आपको मिलता है कुनलुन सान और बीच में मिलता है तिब्बत का पठार, अर्थात दोनों तरफ ऊंची पर्वत श्रेणियां हैं और बीच में आपका पठार है, इसलिए यह भी एक बेसिन के रूप में विद्यमान है। यह जो पठार है दक्षिण में हिमालय, उत्तर में कुनलुन पर्वत के मध्य स्थित है। यह ऊंचाई में 4000 मीटर से अधिक है। इसे विश्व की छत माना जाता है। यह ठंडा रेगिस्तान है और तिब्बत पठार में कई झीलें भी विद्यमान हैं। साथ में अगर हम डिस्कस करें, यहाँ पर कुछ अन्य भी पठार विद्यमान है, जैसे तारिम बेसिन है। तारिम बेसिन भी एक पठार ही है, लेकिन इसको बेसिन का नाम दिया जाता है। जैसे दक्षिण में कुनलुन की मुख्य शाखा तथा उत्तर में तियानसान के मध्य स्थित है तारिम बेसिन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर तियानसान है और यहाँ पर है कुनलुन और यहाँ पर है बीच में तारिम बेसिन। तो यही कह रहा है कि इन दोनों के बीच में क्या है? तारिम बेसिन है और यहाँ पर अल्ताई ताग भी आपको मिलता है देखने को। साथ में मिलता है साइदम बेसिन। अब जो साइदम बेसिन है यह दक्षिण में कुनलुन तथा अल्तियन ताग और उत्तर में नानसान पर्वत के मध्य में स्थित है। इसके नाम में थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन किसी प्रकार की कोई दुविधा नहीं है। इसको बेहतर ढंग से आपको समझना है कि कह रहा है कि एक तरफ देखिए अल्ताई ताग है, एक तरफ कुनलुन है और एक तरफ नानसान है। तो यही बीच में जो आपको बेसिन मिलता है इसी का नाम है साइदम बेसिन और इसी को क्वैदम बेसिन भी नाम दिया जाता है। साथ में अगर हम बात करें, यहाँ पर एक और मिलता है जिसका नाम है जुगेरियन बेसिन। क्या नाम है? जुगेरियन बेसिन। यह दक्षिण में तियानसान तथा उत्तर में अल्ताई के मध्य में स्थित है जुगेरियन बेसिन। जुगेरियन का यहाँ पर स्पेलिंग आप बेहतर ढंग से देखिएगा, यहाँ पर डी है लेकिन डी साइलेंट है। इस प्रकार से जो साइदम बेसिन है यहाँ पर भी साइलेंट आपको मिलता है, तो ज़्यादातर यहाँ पर साइलेंट शब्द आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर भी अगर हम लोकेट करें तो आप देखिए यहाँ पर जुगेरियन बेसिन है, एक तरफ अल्ताई माउंटेन है और एक तरफ तियानसान है और इसी के मध्य में कौन है? जुगेरियन बेसिन विद्यमान है। साथ में अगर हम बात करें गोबी का पठार, और गोबी का मंगोलिया का पठार है तथा ओल्डस का पठार, ये तारिम के उत्तर में है। कहाँ पर है? तारिम के उत्तर पूर्व में स्थित है तथा जुगेरियन बेसिन सिंगलिनसान पर्वत पूरब की ओर सीमा बनाते हैं। वैसे यहाँ पर थोड़ा सा आपको ये डाउट करना चाहिए, पूरब की ओर नहीं बल्कि पश्चिम की ओर सीमा बनाते हैं। यहाँ पर पूरब नहीं बल्कि क्या होगा? पश्चिम की ओर, क्योंकि आप पहले इसको लोकेट करें। यहाँ पर जो ये चर्चा कर रहा है, एक किस भाग की चर्चा कर रहा है पहले तो ये आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर तारिम बेसिन है, तारिम बेसिन के उत्तर पूर्व में इस तरफ एक बेसिन है जिसमें आपको मिलता है मंगोलिया का पठार मिलता है, इसी में गोबी का पठार मिलता है और इसी में आपको मिलता है ओडस का पठार। क्या मिलता है? ओडस का पठार। तो इस प्रकार से यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर मंगोलिया पठार है, गोबी पठार है और ओडस का पठार है। यह जो पठार है ये कहाँ मिलता है? तो तारिम के उत्तर पूर्व में मिलता है। साथ में जुगेरियन बेसिन सिंगलिनसान पर्वत इसके पश्चिम में विद्यमान है। साथ में अगर हम बात करें आगे, तो यहाँ पर कुछ जलोढ़ मैदान भी हमको देखने को मिलते हैं। अब जलोढ़ मैदान में कौन कौन से मैदान हैं अगर इसमें हम चर्चा करें तो पर्वत श्रेणी के पूर्व में, क्या पर्वत श्रेणी के पूर्व में 3 में जलोढ़ मैदान पाए जाते हैं। अर्थात जो पर्वत श्रेणियां हमको यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, इन पर्वत श्रेणियों के पूर्व, चाहे कोई भी ए पर्वत श्रेणी हो, चाहे ए वाला चाहे ए वाला कोई भी हो, इन सब के पूर्व में अर्थात मैदानी भी एक भाग इधर ही रहेगा। तो मैदानी भाग इधर ही है, इन्हीं सब की चर्चा कर रहा है कि मैदानी भाग कहाँ पर विद्यमान है। तो यहाँ पर कह रहा है
पूर्वी एशिया के मैदान निम्नलिखित प्रकार से हैं, और इसमें अगर हम बात करें, सबसे पहला ह्वांगहो का मैदान। यह ह्वांगहो नदी के द्वारा निर्मित मैदान है। उत्तर चीन में ह्वांगहो मैदान में लगभग 75,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को घेरा हुआ है। यह विश्व का सबसे उपजाऊ मैदान है। यहाँ लोएस पठार से बहकर लाई गई पीली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। यह विशाल मैदान है। यह चीन का मुख्य कृषि क्षेत्र है। इसकी ढलान पूरब की ओर जाती है। इसे उत्तरी चीन मैदान तथा पीला मैदान के नाम से भी जाना जाता है। इसे भयानक बाढ़ों के कारण चीन का शोक भी कहते हैं। अर्थात इसको आप पहले मैप पे लोकेट करें, कहां पर ये बात हो रही है। यह बात हो रही है कि ये देखिए आपका यहां पर है कुनलुन सान। इस कुनलुन सान से एक बात करते हैं, एक नदी निकलती है और ये नदी है आपकी ह्वांगहो नदी। कौन सी नदी है? ह्वांगहो नदी है ये वाली। और यह ह्वांगहो नदी इस प्रकार से गल्फ ऑफ पोहा में क्या करके अपने जल का विसर्जन करती है। लेकिन यहाँ पर जो क्षेत्र है, यहाँ पर आपको एक मिलता है जिसको कहते हैं लोएस का पठार मिलता है। लोएस का फॉर्मेशन कैसे होता है कि एक तरफ पर्वतीय क्षेत्र होता है, एक तरफ आर्द्र भूमि होती है। आर्द्र भूमि मतलब कुछ मॉइस्चर होता है, और इस प्रकार से एक बार वहाँ पर रेत और एक बार मॉइस्चर वहाँ पर मिलता रहता है। इस प्रकार से वहाँ पर एक लोएस का मैदान या लोएस का पठार बनता है। तो यही कह रहा है कि जो ये ह्वांगहो नदी है, यह ह्वांगहो नदी लोएस के पठार से उपजाऊ मिट्टी जिसमें बहुत सारे पोषक तत्व हैं लेकर के आती है, और यहाँ पर इसको निक्षेपण करके एक उपजाऊ मैदान का निर्माण करती है। तो यहाँ पर पीला मैदान भी इसे हम कहते हैं, इसे चीन का मैदान भी कहते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं यह ग्रेट प्लेन ऑफ चाइना भी है। ग्रेट प्लेन ऑफ चाइना में केवल इसी का रोल नहीं है, बल्कि यहाँ पर दूसरी नदी का भी रोल है, जिसका नाम है यांगत्सी। तो यांगत्सी और ह्वांगहो दोनों मिलकर के ग्रेट प्लेन का निर्माण करती है। लेकिन फिर भी यहाँ पर ग्रेट प्लेन वाला जो एरिया है, इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, इसी का नाम यहाँ पर रखा गया है, यहाँ पर है येलो प्लेन। इसी को उत्तरी चीन का मैदान भी हम लोग कहते हैं। और स्वाभाविक सी बात है कि अगर कोई मान लेते हैं पहाड़ से निकल रहा है नदी, अवसाद को ला करके जब डिपॉजिट करेगा तो उसका ढाल पूरब की तरफ ही रहेगा, पश्चिम की तरफ होगा नहीं, क्योंकि पश्चिम की तरफ ऊंची ऊंची पर्वत श्रेणियां हैं। तो यही बात यहाँ पर कह रहे हैं कि जो ये मैदान है यह पूरब की तरफ झुका हुआ है। साथ में अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पर कुछ हमको अन्य मैदान भी देखने को मिलते हैं, जिसमें है यांगसी कियांग मैदान। अगर हम यांगसी कियांग मैदान की बात करें तो पहले इसे चांगजियांग नदी का मैदान कहते थे, जो ह्वांगहो के मैदान से दोगुना था। नदी के मार्ग के मध्य में लाल बेसिन, जैचवान बेसिन स्थित है। पूरब की ओर ढलान के कारण डेल्टा है। यह एक उपजाऊ कृषि मैदान है जहां सघन जनसंख्या रहती है। तो यह जिस क्षेत्र की बात कर रहा है उसे भी आप पहले देख ले। यांगसी कियांग का मैदान कहाँ पर है? तो यहाँ पर ये है यांगत्जी नदी, और इसी के द्वारा जो ये मैदान बनाया जा रहा है, इसी मैदान की बात कर रहा है। ये है यांगत्सी का मैदान। तो यहाँ पर यांगत्सी का जो मैदान है, इसी के मध्य में आपको देखने को मिलता है लाल बेसिन। क्या देखने को मिलती है? लाल बेसिन तथा जैचवान बेसिन भी आपको देखने को मिलती है। साथ में अगला जो मैदान है ये है सिकियांग का मैदान। इसकी अगर हम बात करें तो चीन के दक्षिण पूर्व भागों में स्थित है। कहाँ है? चीन के दक्षिण पूर्व भागों में स्थित है। यह आकार में छोटा है। यह भी डेल्टा का निर्माण करता है। अगर इसको हम मैप पर लोकेट करें तो यह कहाँ देखने को मिलता है? यही जो आपका सिजियांग है, इसी को हम कहते हैं। यहाँ देखिए नाम दोनों मिलेगा। आप एटलस को अगर आप देखेंगे तो एक फिजिकल है, एक पॉलिटिकल है। फिजिकल में यहाँ पर नाम कुछ और है, लेकिन आप अगर पॉलिटिकल देखेंगे तो वहाँ पर नाम सिजियांग देखने को मिलता है। तो यहाँ भी चर्चा हो गई है कि सिकियांग जो मैदान है यह चीन के दक्षिण पूर्वी भागों में स्थित है। यह आकार में छोटा है। यह भी डेल्टा का निर्माण करता है। साथ में अगर हम बात करें लियाओ तथा सुंगारी नदियाँ, अगर हम इसकी बात करें लियाओ तथा सुंगारी नदियाँ का, तो यह मध्यवर्ती मंचूरिया के मैदान का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? मध्यवर्ती मंचूरिया के मैदान का निर्माण करती है। इसको अगर आप लोकेट करें तो यह आपको नदी देखने को मिलती है। ये है।
और इसी के द्वारा जिस मैदान का निर्माण होता है, इसी मैदान का नाम है मंचूरिया का मैदान। क्या नाम है? मंचूरिया का मैदान। यहाँ पर है लियाओ तथा तुंगारी नदियाँ, जिसके द्वारा मध्य मंचूरिया के मैदान का निर्माण किया जाता है। फिर अगर आगे हम चर्चा करें तो आगे हमको कुछ द्वीपों की श्रृंखलाएं देखने को मिलती हैं। इन द्वीपों की श्रृंखलाओं में कौन कौन से पार्ट हैं, इसको हम समझते हैं। तो दक्षिण एशियाई द्वीपों अर्थात पर्वतीय पट्टी के भाग हैं जो प्रशांत महासागर के इर्द गिर्द घिरे हुए हैं। पर्वतीय श्रेणियों में ज्वालामुखी प्रक्रियाओं ने कई शंक्वाकार चोटियों का निर्माण किया है। जापान के फ्यूजी पर्वत ने 3776 मीटर ऊंचाई वाले समान आकार के ज्वालामुखी शंकु का निर्माण किए। तो यह बात हो रही है कहाँ की? जापान के फ्यूजी माउंटेन का, जो एक ज्वालामुखी पर्वत संरचना है। इसको पहले हम लोकेट करते हैं। तो यहाँ पर जापान का ये है फ्यूजी माउंटेन। यह फ्यूजी माउंटेन अकेला नहीं है, बल्कि इसी के साथ आपको कुछ और शंकु रूपी संरचनाएं देखने को मिलती हैं। यह उसी की बात कर रहा है। यहाँ पर बहुत सी हैं जो शंकु रूपी संरचनाएं देखने को मिलती हैं। ये द्वीप इस प्रकार स्थित है कि यह जापान सागर, पीला सागर तथा पूर्वी चीन सागर को घेरे हुए हैं। पर्वत इन द्वीपों के केंद्रीय रीढ़ की हड्डी है। पर्वत क्या है? इन द्वीपों के केंद्रीय रीढ़ की हड्डी है। पर्वतों के साथ साथ आपको तंग, लंबी घाटियां तथा तटीय मैदान भी देखने को मिलते हैं। साथ में अगर बात करें कि जापान में किंगी का मैदान है, क्वांटो का मैदान है तथा सेटोची का मैदान है। यह आपसे पूछा जा सकता है कि जापान के मैदान कौन कौन से हैं, तो किंगी मैदान है, क्वांटो मैदान है तथा सेटोची का मैदान है। और इसकी चर्चा हम लोग जब जापान कंट्रीज के विषय में चर्चा करेंगे तो वहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। साथ में बात करें कि यह जो सघन कृषि क्षेत्र है तथा यहाँ सघन जनसंख्या विद्यमान है। अगर आगे हम डिस्कस करें, यहाँ पर पूर्वी एशिया की जल निकास प्रणाली है। पूर्वी एशिया की कौन कौन सी जल निकास प्रणाली है, इसको भी हमको ध्यान में रखना है। पूर्वी एशिया में कुछ ऐसे जल निकास हैं जो प्रशांत महासागर की तरफ जाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो हिंद महासागर की तरफ जाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो आंतरिक जल प्रवाह का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पर जो पहले प्रशांत महासागर की तरफ है उसकी बात कर लेते हैं। अर्थात यहाँ पर आप देखिए तो इधर जो जा रही हैं ये प्रशांत की तरफ जा रही हैं। फिर अगर जो इस तरफ आ रही हैं यह हिंद महासागर की तरफ आ रही हैं। और जो आपके कह सकते हैं इस मध्यवर्ती, अर्थात जैसे मान लेते हैं कोई है जो तारिम बेसिन में अपने जल का विसर्जन कर रही है, तो ये सब आंतरिक जल में आते हैं। इन्हीं को हमको डिस्कस करना है। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं प्रशांत महासागर जल प्रवाह की तरफ कौन सी नदी है। इसमें सबसे पहली और सबसे बड़ी नदी है, उसका नाम है हुआंगहो। यह जो हुआंगहो नदी है यह उत्तर चीन की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। इसका जो उद्गम है यह कुनलुन पर्वत से होता है। कहाँ से होता है? कुनलुन पर्वत से होता है। लोयस पठार के इर्द गिर्द मोड़ बनाकर यह पीले सागर में पो खाड़ी में गिरती है। कहाँ गिरती है? पो खाड़ी में गिरती है। इसको भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। यह जहाँ पर अपने जल का विसर्जन करती है, अर्थात यही जो हुआंगहो है ये जहाँ पर अपने जल का विसर्जन करती है एक गल्फ ऑफ पो। कहाँ से निकलती है? तो एक कुनलुन पर्वत से निकलती है, क्योंकि कुनलुन पर्वत का ही ये सब विस्तार आपको अल्ताई ताग है, नानसान है, या हम बात करते हैं यहाँ पर आपको मिलता है एक और है, ये है सिंगलिन है। तो ये सब कुनलुन के ही पार्ट हैं। तो वही कह रहा है कुनलुन से ये निकली है और यहाँ पर बीच में मिलता है लोयस का पठार, और साथ में यह आगे बढ़ती है एक मैदान का फॉर्मेशन करती है और गल्फ ऑफ पोह में जाके अपने जल का विसर्जन करती है। साथ में अगर बात करें कि इसका नाम पीली नदी के रूप में प्रसिद्ध है। इसको हम येलो रिवर भी कहते हैं, क्योंकि यह अधिकतम मात्रा में लोयस मिट्टी लाती है और लोयस मिट्टी का कलर कैसा होता है? पीला होता है। इसे चीन का सारो कहते हैं, सारो आप चाइना भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ वर्षा ऋतु में भयंकर बाढ़ें आती हैं। वर्षा के मौसम में यह बाढ़ भारी मात्रा में जान माल फसलों का नुकसान करती है। यह नदी उपजाऊ जलोढ़ मैदान तथा डेल्टा बनाती है। क्या बनाती है? डेल्टा भी बनाती है। इसकी दो सहायक नदियां हैं, एक का नाम है बीहो। बीहो इसकी एक सहायक नदी है और प्राचीन सभ्यता का केंद्र रहा है, अर्थात जो चाइना का सेक्शन प्राचीन सभ्यता का है उसका केंद्र रहा है यह बीहो नदी। साथ में अगर बात करें दूसरी जो सहायक नदी है उसका नाम है फेनहो। क्या नाम है? फेनहो। इस नदी की जो टोटल लंबाई है ये है 4845 किलोमीटर है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 77 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। काफ़ी बड़ी यह नदी जल ग्रहण को धारण करती है। साथ में अगर हम बात करें अगली नदी की जो इस प्रशांत महासागर की तरफ अपने जल का विसर्जन करती है,
उसमें आती है यांगत्से नदी। ये यांगत्से जो है ये इसी को कहते हैं चैंगजियांग। क्या कहते हैं? चैंगजियांग। यह इस प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है, अर्थात सबसे बड़ी नदी अगर देखा जाए तो उसका नाम क्या है? यांगत्से है। साथ में अगर हम डिस्कस करें तो यह चीन के मध्यवर्ती भाग से बहती है, यह तिब्बत पठार से निकलती है, यह पहाड़ी धरातल में उत्तर से दक्षिण की ओर बहती तथा बाद में पूरब की ओर मुड़ करके 5,551 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद पूर्वी चीन में जाकर के अपने जल का विसर्जन करती है। इस नदी का लगभग 150 किलोमीटर का जो भाग है यह नौका गम्य है, अर्थात जैसे गंगा नदी का नौका गम्य हम बात करते हैं कहाँ तक? प्रयागराज तक है। कहाँ से? मुहाने से, जहाँ पर ये अपने जल का विसर्जन करती है। उसी प्रकार ये कह रहा है कि जो ये यांगत्से नदी है इसमें 1600 किलोमीटर हमको नौकागम्य का भाग देखने को मिलता है। इसकी कई सहायक नदियां हैं, परंतु मुख्यतः हान, कन, मिन, सलिंग तथा सियांग इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। तो आपसे कभी काल सहायक नदियों के विषय में पूछा जाता है, तो आप इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगली जो नदी है जो प्रशांत महासागर की तरफ अपने जल का विसर्जन करती है, तो पहले आप तो इस नदी को देख लीजिए जो नदी की बात हो रही है, अर्थात यहाँ पर जिस नदी की बात हो रही है ये है यांगत्से। यांगत्से नदी है, यह इधर की तरफ जा रही है और इसी के द्वारा बहुत से जल का क्या किया जाता है? उत्सर्जन यहाँ पर किया जाता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें सिकियांग, यह दक्षिण चीन की महत्वपूर्ण नदी है। इसका उद्गम दक्षिण पूर्वी चीन के पठार में होता है। यह पर्वतों से होकर के गुजरती है तथा भीषम धरातल पर बहती है। कहाँ बहती है? भीषम धरातल पर बहती है। यह दक्षिणी चीन सागर में गिरती है। कहाँ गिरती है? दक्षिणी चीन सागर में गिरती है। यह नदी मुहाने से बुचवाहो तक जहाज रानी के योग्य है। कहाँ से कहाँ तक जहाज रानी के योग्य है? तो यह हमको ध्यान रखना है, मुहाने से लेकर के बुचवाहो तक। कहाँ पे अपने जल का विसर्जन करती है? तो दक्षिणी चीन सागर में। जबकि यांगत्से कहाँ करती है? यह आपका करती है चीन सागर में। तो आप इन लोकेशन को भी यहाँ पर ट्रेस कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मिलता है, एक है चाइना का ये सागर है, यहाँ पर एक नदी गिरती है, और एक नदी जो है वह आपका इस नीचे की तरफ जाकर के अपने जल का क्या करती है? विसर्जन करती है। तो इसको पहले हटा देते हैं यहाँ से। एक नदी इधर की तरफ जा रही है यांगत्से, देखिए यहाँ पे है येलो सी। क्या है? येलो सी। यहाँ पर है गल्फ ऑफ पो। जबकि ये वाली जो नदी है ये जहाँ पर अपने जल का विसर्जन करती है इसका नाम है ईस्ट चाइना सी। क्या नाम है? ईस्ट चाइना सी। तो वहीं पर यहाँ पे लिखा गया है कि कौन सी नदी कहाँ पर अपने जल का विसर्जन करती है। यह दक्षिणी चीन है, दक्षिणी चीन सागर है, क्योंकि देखिए यहाँ पर मिलन दोनों का है। यहाँ पर साउथ चाइना है सी है और यहाँ पर ईस्ट चाइना सी है। एक प्रकार से ज़्यादातर इसमें हम बात करेंगे साउथ चाइना सी की, और यहाँ पर है ईस्ट चाइना सी और येलो सी का दोनों का यहाँ पर मिलन है। फिर बात करें कुछ ऐसी भी नदियां हैं जो आंतरिक जल प्रवाह का फॉर्मेशन करती हैं, अर्थात द इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम। द इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम में कौन कौन सी हैं? तो यहाँ पर हम बात करें पूर्वी एशिया के पश्चिमी भाग के पठार तथा मंगोलिया में कई छोटी छोटी नदियां हैं। ये पास के पर्वतों से निकलती हैं, मध्यवर्ती बेसिन के गर्तों तथा झीलों में गिरती हैं। समुद्र में न गिरने के कारण ये नदियां आंतरिक जल प्रवाह बनाती हैं। इस प्रवाह में कई खारे पानी की झीलें विद्यमान हैं। साथ में अगर बात करें यहाँ पर दो नदी है, एक का नाम खोटाऊ तथा तारिम नदी है, जो अपने जल का विसर्जन कहाँ करती है? तारिम बेसिन में करती है। तो आप इसको यहाँ पर लोकेट कर सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ पर ए है तारिम बेसिन और यहीं पर एक नदी है जो तारिम नदी है, वो आकर के अपने जल का विसर्जन करती है, और दूसरी नदी है खोटाऊ, ये भी अपने जल का विसर्जन करती है। ये दोनों नदियाँ आंतरिक जल के आंतरिक अपवाह तंत्र के पार्ट में सम्मिलित की जाती हैं। फिर अगर आगे हम बात करें पूर्वी एशिया की जो जलवायु है, ईस्ट एशिया की जलवायु, क्लाइमेट ऑफ द ईस्ट एशिया, यहाँ पर भी कई तथ्यों की चर्चा अभी करनी हमें शेष है, लेकिन हमें लगता है कि वीडियो की साइज़ काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए शेष चर्चाएं हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसलिए हम मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।